नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल गेट गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम लोग मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के यूनिट 2 का वन शॉट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग लगभग 1 घंटे में पूरे के पूरे यूनिट 2 को कवर कर देंगे, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। अगर आप लोग इसके डिटेल नोट्स चाहते हैं तो एग्ज़ाम टाइम ऑफर चल रहा है, जिसमें केवल 50 रुपये में हम लोग पूरे 5 यूनिट्स का नोट्स दे देंगे। इसके लिए आपको इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना होगा। बढ़ते हैं अगर टॉपिक की तरफ, तो सबसे पहले बात करें पेंट क्या है। तो पेंट एक तरह का सेफ्टी मटेरियल है। पेंट एक तरह का सेफ्टी मटेरियल है जो कि 60 से 150 माइक्रोन की पतली लेयर क्रिएट करता है, जिस भी सरफेस पर इसको पेंट किया जाता है। अगर बात करें इसके फंक्शंस की, कौन कौन से इसके फंक्शंस हैं, तो सबसे पहला कि जो भी ये कोटेड सरफेस है उस पर जो भी मैकेनिकल या फिर केमिकल स्ट्रेस आ रहे हैं उसको प्रोटेक्शन करने का काम ये करता है। देन बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट की, तो यह फिजिकल और इन्वायरमेंटल डिटोरिएशन से प्रोटेक्ट करता है। यानी कि आपके पेंट के सरफेस पर जो भी या तो फिजिकल डिटोरिएशन हो रहे हैं या फिर कोई केमिकल आ रहा है तो उससे यह प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह जो भी हमारा सरफेस है उस पर बैक्टीरिया और फंगस के फॉर्मेशन से बचाता है, जिससे कि हमारे घर में स्वच्छता फैली रहती है, हाइजीन हमारा घर रहता है। नेक्स्ट वन कि यह मेटल सरफेस पर कोरोजन से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इसलिए आप देखते होंगे कि आपके घर में जो भी लोहे होते हैं या फिर और भी सारी चीज़ें उन पर पेंट किया जाता है, जिससे कि कोरोजन से उनको बचाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो भी आपका वुड है, लकड़ी है, उसको डिके होने से बचाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि कई सारे वुड वर्क्स पर आप पेंट वार्निश ये सब देखते होंगे। तो ये थे फंक्शंस के इसके बारे में और कुछ पॉइंट पेंट के बारे में। बढ़ते हैं आगे। अब बात करें कंपोनेंट्स ऑफ पेंट की, तो पेंट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। पेंट के 6 कंपोनेंट हैं मेनली: बेस, व्हीकल, थिनर को हम सॉल्वेंट भी कहते हैं, उसके बाद फिर फिलर्स या इसको एक्सटेंडर भी कहते हैं, देन ड्रायर, पिगमेंट्स। ये आपके 6 हैं। इनको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, बीवी पैर को डेकोरेट और फिल करने के लिए थिनर लगाती है। बीवी पैर को डेकोरेट और फिल करने के लिए थिनर लगाती है। जहाँ से बी से बेस, वी से व्हीकल, पी से पिगमेंट्स, डी से ड्रायर, फिल से फिलर और थिनर तो है ही। बात करें बेस क्या होता है। बेस एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि ड्यूरेबिलिटी को इम्पार्ट करता है और साथ ही साथ श्रिंकेज से बचाता है। बात करें अगर व्हीकल की, तो व्हीकल एक ऐसा लिक्विड होता है जो कि बेस को पेस्ट में कन्वर्ट करता है और इसे हम लोग बाइंडर के नाम से भी जानते हैं। व्हीकल्स के एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल हैं कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, पॉपी ऑयल, लिंसीड ऑयल, नट ऑयल और टंग ऑयल। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, चिंटू ने वेजिटेबल प्लांट लगाया। सी से कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल से वेजिटेबल ऑयल, पी से पॉपी ऑयल, एल से लिंसीड ऑयल, एन से नट ऑयल और टी से टंग ऑयल। ये व्हीकल को याद करने का शॉर्ट ट्रिक है। आपके एग्जाम में आता है कि व्हीकल क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताइए और उसके एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन कीजिए। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। बात करें थिनर या फिर सॉल्वेंट की, तो ये पेंट को पतला बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे कि पेंट की कॉस्ट बचती है। उसके बाद फिलर्स या एक्सटेंडर्स। फिलर्स या फिर एक्सटेंडर्स क्या करते हैं, ये पेंट के वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, जिससे भी हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। बात करें ड्रायर की, तो ड्रायर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पेंट को जल्दी से सूखने में मदद करता है और पेंट में इम्परमिएबिलिटी का कारण बनता है। बात करें अगर पिगमेंट्स की, तो पिगमेंट्स वे पार्टिकल्स होते हैं जो कि सरफेस इम्परफेक्शंस को हाइड करते हैं और साथ ही साथ हमें डिज़ायर्ड कलर देने में मदद करते हैं। तो ये थे आपके पेंट के कंपोनेंट्स। अब बात करें कि एक अच्छे पेंट की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए।
तो सबसे पहला है गुड एडहेशन, यानी कि जो हमारा पेंट सरफेस है वो हमारे दीवार से या फिर जिस भी हम सरफेस पर हम पेंट कर रहे हैं उससे वो अच्छी तरह से चिपकना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ टाइम बाद ही जो है वो उससे छोड़ दे, या फिर पेंट लगा रहे हैं हम लोग और वो उस पर रुके ही ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी एडहेशन पावर काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड वन ड्यूरेबिलिटी, यानी कि जो हमारा पेंट है वो यूवी रेजिस्टेंट होना चाहिए और साथ ही साथ हमारे जो भी वेदरिंग इफेक्ट्स हैं उनसे वो बचे रहना चाहिए और वो काफ़ी ड्यूरेबल होना चाहिए। थर्ड वन ओपेसिटी और हाइडिंग पावर, यानी कि जो भी हमारे सरफेस की इम्परफेक्शंस हैं उनको हाइड करने का हमारे पेंट के पास पावर होना चाहिए, काफ़ी अधिक होना चाहिए। चौथा पॉइंट है क्विक ड्राइंग, यानी कि हमारा जो पेंट है वो जल्दी से सूख जाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो पेंट है वो अगर अदर कोटिंग्स हमें करनी है तो वो हम उसको जल्दी कर सकें। पांचवा है स्मूथ एंड यूनिफॉर्म फिनिश, यानी कि जो हमारा पेंट है उसको एक काफ़ी स्मूथ और एक समान फिनिश देना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको हम टच करें और वो खुरदुरा लगे, तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर हमें उस टाइप का डिज़ाइन बनाना है तो वो अलग बात है, बट वैसे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन वर्केबिलिटी, यानी कि पेंट ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम उस पर काफ़ी अच्छे से काम कर सकें। ऐसा ना हो कि पेंट इतना ज़्यादा गाढ़ा है, इतना ज़्यादा थिक है कि हम उसको सही से लगा ही नहीं पा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन नॉन टॉक्सिक और इको फ्रेंडली, कई सारे पेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ख़राब हो या फिर इन्वायरमेंट के लिए, तो हम अब जो भी अपने दीवार पर पेंट कर रहे हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, इन्वायरमेंट से अच्छा होना चाहिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी सही होना चाहिए। नेक्स्ट वन रेजिस्टेंट टू फंगाई एंड बैक्टीरिया ग्रोथ, यानी कि कई बार आपने दीवारों पर देखा होगा जहाँ पर जो वेट एरियाज रहते हैं वहाँ पर फंगाई और बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, तो जो हमारा पेंट है वो इसको रजिस्ट करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए उसके ग्रोथ से। नेक्स्ट वन इकोनॉमिकल, जो भी हमारा पेंट है वो काफ़ी इकोनॉमिकल होना चाहिए, हमारी बजट के फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा ना हो कि काफ़ी ज़्यादा बजट के बाहर है कि हम उसको लगा ही नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट वन कलर रिटेंशन, जो हमारा पेंट है वो लंबे समय तक अपने स्टार्टिंग के कलर को बनाए रखना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि जो है लगाए हमने पेंट और उसके 2-4 महीने बाद ही उसने अपना रंग छोड़ दिया, तो वो काम नहीं करना चाहिए। तो ये थे एक अच्छे पेंट की विशेषताएं। अब बात करें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट की, कि पेंट को हम किस किस प्रकार से मैन्युफैक्चर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कलर पिगमेंट, बेस, ड्रायर, थिनर, व्हीकल, प्लास्टिसाइजर और फिलर, इन सबको आपस में मिलाते हैं। और अगर हमें ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा और व्हीकल मिलाना चाहिए तो वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। देन उसके बाद फिर हम उसे ग्राइंडिंग मिल में भेज देते हैं। ग्राइंडिंग मिल में भेजने के बाद उसे हम थिनर टैंक में भेजते हैं। थिनर टैंक में भेजने के बाद हम उसे ट्रांसफ़र टैंक में भेजते हैं और वहाँ से हम उसे पैकिंग के लिए भेज देते हैं। बात करें अगर टाइप्स ऑफ पेंट की, तो सबसे पहला है हमारा प्लास्टिक पेंट। प्लास्टिक पेंट पे हम लोग बेस के रूप में प्लास्टिक पाउडर का यूज़ करते हैं। इन पेंट का यूज हम लोग डेकोरेटिव पर्पस के लिए करते हैं, जैसे ऑडिटोरियम्स में, सिनेमा हॉल्स में। बात करें अगर एल्यूमिनियम पेंट की, तो आपका जो एल्यूमिनियम पेंट होता है इसमें एक्स्ट्रा एल्यूमिनियम सब्सटेंस प्लस स्प्रिट वार्निश का यूज किया जाता है व्हीकल के रूप में, और ये एक तरह का मेटेलिक पेंट है। ये काफ़ी हाईली रिफ्लेक्टिव होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है और इसमें वेदर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। बात करें अगर एस्बेस्टस पेंट की, तो एस्बेस्टस पेंट में हम लोग एक्स्ट्रा एस्बेस्टस मटेरियल का यूज करते हैं। इसका यूज हाईली एसिडिक सरफेस, यानी कि ऐसा सरफेस जहाँ पे काफ़ी हाईली एसिडिक इफेक्ट आए वहाँ पर, फायर प्रूफिंग सरफेस और साथ ही साथ स्टीम सरफेस पर इसका यूज किया जाता है। चौथा पेंट है आपका सेल्यूलोज पेंट। सेल्यूलोज पेंट नाइट्रोसेल्यूलोज और सेल्यूलोज मटेरियल से मिल करके बना होता है। यह इस पेंट में टेम्परेचर वेरिएंस रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, यानी कि टेम्परेचर के वेरी करने पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता इस पेंट पर। इस पेंट का यूज शिप, मोटार और व्हीकल्स में पेंट करने के लिए किया जाता है। बात करें अगर सीमेंट पेंट की, तो जो सीमेंट पेंट होता है इस पेंट में स्नो कैम नाम के कलर्ड सीमेंट का यूज किया जाता है।
वाइट कलर, वाइट सीमेंट और कलर्ड सीमेंट इसमें बेस के रूप में यूज़ किए जाते हैं, जबकि वाटर आपका व्हीकल और थिनर के रूप में यूज़ किया जाता है। बात करें अगर बिटुमिनस पेंट की, तो बिटुमिनस पेंट का यूज हम लोग अंडर वाटर आयरन कंस्ट्रक्शन में करते हैं। ल्यूमिनस पेंट आपका कैल्शियम सरफेस और वार्निश से मिलकर के बना होता है। इसका यूज रेड सिग्नल्स पर और साथ ही साथ मेटल सरफेस पेंटिंग पर किया जाता है। बात करें अगर इनेमल पेंट की, तो आपका जो इनेमल पेंट होता है इसमें बेस के रूप में वाइट लेड, वाइट जिंक का यूज किया जाता है। ये एक काफ़ी हाई क्वालिटी पेंट होता है। ये ना तो एसिड से अफेक्टेड होता है, ना बेस से, ना एल्कलीज से, ना हॉट वाटर से और ना ही कोल्ड वाटर से ये अफेक्ट होता है। बात करें अगर इमल्सन पेंट की, तो इमल्सन पेंट क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है जहाँ पर बेस इफेक्ट काफ़ी हाई होता है, यानी कि आपके जहाँ पे एल्कलीज होते हैं ये सब इफेक्ट काफ़ी हाई होते हैं, वहाँ पर इमल्सन पेंट का काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है। अगर बात करें डिफेक्ट्स ऑफ पेंट की, तो आपके लगभग 10 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला ब्लूम क्या होता है कि हमारे पेंट किए हुए सरफेस पर डल पैचेस फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छे से वेंटिलेशन नहीं होता है, उस कारण से इस इफेक्ट को हम लोग ब्लूम कहते हैं। बात करें अगर ब्लिस्टरिंग की, ब्लिस्टरिंग क्या होता है, तो बबल का फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि वाटर ट्रैप हो जाते हैं, इस कारण इस कॉज को हम लोग ब्लिस्टरिंग कहते हैं। बात करें अगर फेडिंग की, फेडिंग क्या होता है, तो इसमें पेंट के कलर का ग्रेजुअल लॉस हो जाता है क्योंकि सनलाइट उस पर पड़ जाती है, इस डिफेक्ट को हम लोग फेडिंग कहते हैं। बात करें अगर फ्लैकिंग की, फ्लैकिंग क्या होता है कि इसमें जो स्मॉल पेंट सरफेस होता है वो जो है निकल जाता है, लूज हो जाता है, उसे हम लोग फेडिंग कहते हैं, फ्लैकिंग कहते हैं। बात करें अगर ग्राइंडिंग की, ग्राइंडिंग क्या होता है कि इसमें बैकग्राउंड सीन हो जाता है, भले ही आप फाइनल कोट लगा दें, क्योंकि आपका जो फाइनल कोट होता है वो सफिशिएंट नहीं होता, उस कारण से आपकी ग्राइंडिंग आ जाती है, आपका बैकग्राउंड जो है क्लियरली जो है विजिबल रहता है या फिर हल्का हल्का विजिबल रहता है। बात करें चॉकिंग की, तो चॉकिंग इफेक्ट में क्या होता है कि आप पेंट के सरफेस को धीरे धीरे आप रब करेंगे अपने हाथों से, तो उसमें चॉक जैसा आपको लगेगा, तो उसको हम लोग चॉकिंग कहते हैं। बात करें रिंकलिंग की, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर हम लोग पेंट को काफ़ी ज़्यादा थिक कर दें, काफ़ी मोटा पेंट कर दें, तो उसको हम लोग रिंकलिंग कहते हैं। जबकि सैगिंग में क्या होता है कि वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड सरफेस अगर हम लोग काफ़ी मोटा पेंट कर दें तो उसको हम लोग सैगिंग कहते हैं। स्पोनिफिकेशन में क्या होता है कि आपके पेंट सरफेस पर कुछ सोप पैचेस आपके डेवलप हो जाते हैं। बात करें क्रेजिंग और क्रोकोडाइलिंग की, तो आपने देखा होगा कई बार कि पेंट के सरफेस पर लीनियर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, लीनियर क्रैक्स। तो अगर वो लीनियर क्रैक्स छोटे एरिया में है तो उसे हम लोग क्रेजिंग कहते हैं, और अगर वो लीनियर क्रैक्स काफ़ी बड़े एरिया में है तो उसे हम लोग क्रोकोडाइलिंग कहते हैं। तो ये थे आपके पेंट के डिफेक्ट्स। बात करें अगर टेक्निकल टर्म्स कौन कौन से यूज होते हैं हमारे पेंट में, तो सबसे पहला आपका आता है पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है, ये एक फाइन पाउडर होता है जो कि पेंट सरफेस को कवरेज देने का काम करता है, और यह यूवी रेजिस्टेंट होता है, यानी कि यूवी रेज से हमारे पेंट सरफेस को खराब होने से बचाता है। बात करें अगर बाइंडर्स की, बाइंडर्स क्या होते हैं, इन्हें रेजिन्स भी कहा जाता है। ये पिगमेंट पार्टिकल्स को एक साथ होल्ड करने का काम करते हैं और उन्हें पेंट सरफेस पर स्टिक करने का, चिपकाने का काम ये करते हैं। बात करें अगर सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट या फिर थिनर क्या होता है, ये बाइंडर्स को लिक्विफाई करने का काम करता है ताकि उसको आसानी से पेंट सरफेस पर लगाया जा सके। बात करें अगर एडहेसिव्स की, ये क्या होता है, ये कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जैसे ड्राई टाइम, फ्लो, इन सबको इन्हेंस करने का काम करते हैं। बात करें अगर व्हीकल्स की, व्हीकल्स क्या होते हैं, ये पेंट के वे लिक्विड पोर्शन होते हैं जो कि पिगमेंट्स कैरी करने का काम करते हैं। बात करें अगर विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी क्या होती है, ये पेंट की थिकनेस या फिर उसकी फ्लो रेजिस्टेंस को दिखाती है। पेंट की थिकनेस जितना अधिक या फिर फ्लो रेजिस्टेंस जितना ही अधिक होगा, उसकी विस्कोसिटी उतनी ही अधिक होगी। बात करें अगर प्राइमर की, प्राइमर क्या होता है, प्राइमर एक ऐसा लिक्विड पार्ट होता है
या फिर सॉलिड पार्ट होता है जो कि बेस कोट का काम करता है, बेस कोट के रूप में अप्लाई किया जाता है बिफोर पेंट करने से पहले, ताकि हमारा पेंट बच सके। ये थे आपके टेक्निकल टर्म्स कुछ इम्पॉर्टेंट, और भी बाकी कई सारे हैं जो कि नोट्स में हैं। और अब अगला हमारा टॉपिक आएगा कि न्यू प्लास्टर करने की किस प्रकार से हम लोग मेथड्स हैं, कौन कौन से प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। अब हम लोग उसको यहाँ पर देखने जा रहे हैं। अब बात करें प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ पेंट ऑन न्यूली प्लास्टर्ड सरफेस, यानी कि हम लोग के जो भी नए प्लास्टर हम लोग किए हैं सरफेस, उस पर हम लोग के पेंट को अप्लाई करने का क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग सरफेस प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि अपने जिस भी प्लास्टर सरफेस पर हमें पेंट करना होता है उसको सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग उसकी तराई करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। जब हम लोग उसमें पानी छिड़क लिए उसके बाद फिर उस पर जो भी डस्ट हैं, ऑयल्स हैं, इन सबको रिमूव करते हैं। इन सबको रिमूव करने के बाद जो भी हमें सरफेस डिफेक्ट्स वहाँ पर पता चलते हैं उन सबको हम लोग रिपेयर करने का काम करते हैं। रिपेयर करने के बाद उसकी सैंडिंग करते हैं, यानी उसको घिस करके उसको प्लेन बनाते हैं। देन हम लोग उस पर प्राइमर अप्लाई करते हैं। प्राइमर अप्लाई करने के बाद हम लोग पुट्टी एप्लीकेशन करते हैं, ये ऑप्शनल है। देन जब इतना सब हो गया उसके बाद फिर हम लोग अपने सरफेस पर पेंट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कोट लगाते हैं, बेस कोट, और बेस कोट प्रॉपरली अप्लाई करने के बाद उसको कुछ टाइम तक सूखने देते हैं। और सूखने देने के बाद हम लोग सेकेंड कोट यानी कि फिनिश कोट अप्लाई करते हैं। एंड जब ये अप्लाई हो जाता है उसके बाद फिर हम लोग पेंट को जो है सूखने देते हैं। और जब सूख जाता है तो फिर उस अपने सरफेस को टच करके वहाँ पर हम लोग ये इंस्पेक्ट करने का काम करते हैं कि कहीं पर रह तो नहीं गया, कहीं पर गड्ढा तो नहीं ना है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे हम लोग फाइनल टचअप देते हैं। तो इस प्रकार से आप नए वाले पेंट सरफेस पर, नए वाले प्लास्टर सरफेस पर आप पेंट करने का काम करते हैं। अब बात करें प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ पेंट ऑन ओल्ड प्लास्टर सरफेस, यानी कि हमारा घर में कोई पुराना प्लास्टर सरफेस है, अब हमें उस पर पेंट करना है, तो वो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले एज़ यूजुअल हम लोग सरफेस को प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए सबसे हम लोग सरफेस को इंस्पेक्शन करेंगे और उसकी क्लीनिंग करेंगे। देन उसके बाद हम लोग, अगर हमें कहीं इंस्पेक्शन में पता चला कि वहाँ पे कोई फंगस या फिर एल्गाई किसी जगह पर जनरेट हो रहा है या फिर हो सकता है, वहाँ पर हम लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। आफ्टर डैट हम लोग, अगर हम लोग को ज़रूरत होगी तो हम लोग पेंट को रिमूव करेंगे और उसके बाद हम लोग वहाँ पर सरफेस को रिपेयर करने का काम और पुट्टी करने का काम करेंगे। देन इसके बाद हम लोग सरफेस पर प्राइमर को अप्लाई करेंगे। इतना सब करने के बाद हमारा जो पुराना प्लास्टर सरफेस है वो पेंट करने के लिए रेडी हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग पेंट को अप्लाई करने का काम वहाँ पर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कोट लगाएंगे, जिसे हम लोग बेस कोट भी कहते हैं। इसको प्रॉपर सूखने का टाइम देंगे। देन उसके बाद हम लोग उसको सेकेंड कोट या फिर फाइनल कोट अप्लाई करेंगे। आफ्टर डैट उसको फाइनल टचअप देने का काम करेंगे, वहाँ पर इंस्पेक्ट करके अगर कुछ रह गया हो, कोई भी छोटी सी चीज़ें, तो उसको इंस्पेक्ट करके उसको फाइनल टचअप दे देंगे और इस प्रकार से आपका ओल्ड प्लास्टर सरफेस रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग सरफेस ये जानेंगे कि वुड सरफेस अगर है तो उस पर हम लोग किस प्रकार से पेंट को अप्लाई करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग सरफेस प्रिपरेशन करेंगे। सरफेस प्रिपरेशन के दौरान हम लोग पहला स्टेप होता है क्लीनिंग, यानी कि जो भी हमारा वुड का सरफेस है उसमें जो भी डस्ट है, ऑयल है, ग्रीस है, इन सबको क्लीन करने का काम करेंगे। देन उसके बाद हम लोग उसको सैंड पेपर की सहायता से रब करके स्मूथ बनाने का काम करेंगे। इसके बाद हम लोग नॉटिंग क्या होता है, ये एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है जो कि रेजिन मटेरियल का रेजिन का होता है और यह पेंट के रेजिन को फ्लो होने से, बहने से बचाता है। देन उसके बाद फिलिंग, यानी कि जो वुड फिलर्स आते हैं उन सब की सहायता से हम लोग जो भी हमारे सरफेस पर गड्ढे हैं, इन सबको फिल करने का काम करेंगे। और ये सब करने के बाद हम लोग प्राइमर कोट अप्लाई करेंगे।
जब ये सब अप्लाई हो जाएंगे तो फिर हमारा जो वुडन सरफेस है वो पेंट के एप्लीकेशन के लिए रेडी हो जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले अंडर कोट लगाएंगे जिससे कि प्रॉपर एडहेशन हो सके। इसके बाद हम लोग सूखने का इसको टाइम देंगे और जब ये सूख जाएगा तो फिर 1 से 2 लेयर हम लोग इनेमल पेंट और भी जो भी पेंट उसके लिए सूटेबल हो उस वुड के लिए उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे और प्रॉपर सूखने का टाइम देंगे जिससे कि हमारा जो वुडन सरफेस है वो पेंट हो जाएगा। अब बात करें प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ पेंट ऑन स्टील सरफेस या फिर मेटल सरफेस। स्टील या मेटल सरफेस पे हम लोग किस प्रकार से पेंट को प्रिपेयर करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग सरफेस प्रिपरेशन करेंगे एज यूजुअल। इसमें भी हम लोग सबसे पहले सरफेस को क्लीन करेंगे, उसके बाद जो भी उसमें जंग लगाया उसे हम लोग वहाँ पर रिमूव करेंगे। देन हम लोग डीग्रीसिंग करेंगे, यानी कि अगर उस पर ग्रीस लगे हैं तो फिर उसको वहाँ से हटाएंगे। देन उसके बाद हम लोग प्राइमर कोट अप्लाई करेंगे। जब ये हो जाएगा तो आपका सरफेस पेंट पर अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद अगर ज़रूरत हुई तो हम लोग एक कोट अंडर कोट करेंगे, नहीं तो 1-2 कोट टॉप कोट करने के बाद उसको सूखने के लिए रख देंगे। इस प्रकार से आपका पेंट टॉपिक खत्म होता है। बढ़ते हैं वार्निश की तरफ। बात करें अगर वार्निश की, वार्निश क्या होता है? वार्निश एक ट्रांसपेरेंट या फिर सेमी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है रेजिनियस मटेरियल का जो कि लिंसीड ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल और अल्कोहल के साथ मिक्स किया जाता है। यानी कि वार्निश इज इक्वल टू रेजिन मटेरियल प्लस लिंसीड ऑयल प्लस टर्पेंटाइन ऑयल प्लस अल्कोहल, जहाँ पे रेजिन मटेरियल बेस और पिगमेंट का काम करता है, लिंसीड ऑयल वेहिकल का काम करता है, टर्पेंटाइन थिनर का काम करता है और अल्कोहल एक्सटेंशन या फिर फिलर का काम करता है। बात करें इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो इसके रेजिनियस मटेरियल, इसके रूप में हम लोग कोपेल, अंबर और मास्टिक गम का यूज कर सकते हैं। सॉल्वेंट के रूप में हम लोग लिंसीड ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, अल्कोहल, नेफ्था, स्प्रेड इन सब का यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ ड्रायर की जगह पे हम लोग व्हाइट कॉपर, लिथार, लेड एसीटेट इन सब का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वार्निश की तरफ। बात करें अगर टाइप्स ऑफ वार्निश की, वार्निश आपके मेनली 7 तरह के होते हैं। स्पॉट वार्निश, स्पेयर वार्निश, स्प्रिट वार्निश, ऑयल वार्निश, वाटर वार्निश, टर्पेंटाइन वार्निश और वैक्स वार्निश। यहाँ पे स्प्रिट वार्निश आपके 3 तरह के होते हैं। लैक वार्निश यानी लाख का, स्लैक वार्निश जो कि चमड़े से बनता है और फ्रेंच पॉलिश वार्निश जो कि आपका काफ़ी लग्जरी टाइप के फर्नीचर में इसका यूज किया जाता है। तो अगर आपको इनके बारे में 2-3 लाइन पढ़नी है या फिर कुछ लाइन है तो फिर आप इनको नोट से पढ़ सकते हैं। बाकी वार्निश के ये टाइप्स होते हैं। इसके साथ यहाँ पे वार्निश खत्म होता है। बढ़ते हैं डिस्टेम्पर की तरफ। अब बात करें डिस्टेम्पर क्या होता है, तो डिस्टेम्पर आपका चॉक, वाटर और लिंसीड ऑयल से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर चॉक बेस का काम करता है, वाटर या केसिंग वेहिकल का काम करता है और लिंसीड ऑयल यहाँ पर ड्रायर का काम करता है। बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो इसमें कोटिंग्स की जाती हैं वो काफ़ी थिक होती हैं और पेंट के कंपैरिजन में काफ़ी ब्रिटल भी होती हैं। जिसकी कोटिंग्स होती हैं वो थिक होती हैं और पेंट के कंपैरिजन में काफ़ी ब्रिटल होती हैं। बात करें इसके वर्केबिलिटी की, तो ये वर्केबल होती हैं, काफ़ी आसानी से अप्लाई हो जाती हैं, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी लो होती है। जो इसकी फिल्म बनती है वो काफ़ी पोरस बनती है, जिसके कारण इसे न्यूली प्लास्टर्ड सरफेस पर भी इसे अप्लाई किया जा सकता है। अब बात करें केसिंग की, केसिंग क्या होता है, ये व्हीकल के रूप में यूज किया जाता है। इसे दही से प्राप्त किया जाता है, इसे दही से मिल करके बनाया जाता है। ऐसा दही जो कि मिल्क विदाउट लुब्रिकेशन यानी कि बिना लुब्रिकेशन वाले मिल्क से जो दही बनती है उससे ये केसिंग बनाया जाता है। तो इस तरह से आपका पेंट, वार्निश और डिस्टेम्पर का टॉपिक खत्म हुआ। मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। बात करें अगर ग्लास क्या होता है,
तो ग्लास एक ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस है जो कि सिलिका को सोडा ऐश और लाइमस्टोन के साथ हाई टेम्परेचर पर फ्यूज करने से प्राप्त होता है। इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो पहला है सोडियम ऑक्साइड जो कि मेल्टिंग करने का काम करता है और इसकी विस्कोसिटी को डिक्रीज करने का काम करता है। बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की तो कैल्शियम ऑक्साइड इसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, जो भी इसके वेदर रेजिस्टेंस है ये उसको बढ़ाने का काम करता है। बात करें अगर पोटेशियम ऑक्साइड की तो यह टेम्परेचर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने का काम करता है। यानी कि अगर किसी ग्लास में पोटेशियम ऑक्साइड अधिक है तो उसे आप हाई टेम्परेचर पर भी ले जा सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बात करें अगर बोरॉन ऑक्साइड की तो यह केमिकल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने का काम करता है। यानी कि ऐसे जगह जहाँ पर केमिकल काफ़ी ज़्यादा हाई मात्रा में वो कांटेक्ट में आ रहा है तो वहाँ पर आप ग्लास में इस कंपोनेंट को बढ़ा देंगे। बात करें PbO की लेड ऑक्साइड की तो यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाने का काम करता है। यानी कि आपके ग्लास के थ्रू जो चीज़ें कितनी चमकदार दिखेंगी यह इसको बढ़ाने का काम करता है। बात करें Fe2O3 की तो यह UV रेज जो आती है उससे ग्लास को खराब होने से बचाता है, उसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। बात करें अगर ग्लास के प्रॉपर्टीज़ की कि जो हम अपने आसपास ग्लास देखते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो इसमें सबसे पहला है कि जो हमारा ग्लास होता है वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और एक वाटर प्रूफिंग मटेरियल है। यानी कि पानी गिरे या ना गिरे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो 35 से 70 मेगापास्कल की होती है, जिसे 420 मेगापास्कल तक बढ़ाया जा सकता है। आप ये जानते हैं कि जो स्टील होता है माइल्ड स्टील उसका जो स्ट्रेंथ होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ वो 250 मेगापास्कल होता है। आई थिंक 250 के आसपास मेगापास्कल होता है। तो आप सोच सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी बढ़ाई जा सकती है। बात करें अगर इसकी अगली चीज़ की तो वह सुपर कूल लिक्विड है ये, यानी कि इसमें काफ़ी धीरे धीरे टेंडेंसी होती है फ्लो होने की, इसकी फ्लो होने की टेंडेंसी काफ़ी धीरे धीरे है। नेक्स्ट वन, इस पर एल्गाई वाइट एंड्स यानी दीमक इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो हमारे जो ग्लास होते हैं इन पर कोरोजन भी नहीं लगता है, जिससे कि ये कितना भी वो नमी है इस पर ये झेल ले जाते हैं। नेक्स्ट वन, ये जो आपके ग्लास होते हैं वो कई सारे कलर्स और शेड्स में आते हैं। ये जो आपके ग्लास होते हैं ये कम्प्लीटली वाटर प्रूफ होते हैं और साथ ही साथ ये एटमॉस्फेरिक एजेंसी जैसे कि सन, विंड, रेन इन सब से अनअफेक्टेड होते हैं। और इसके साथ ही साथ ये जो ग्लास होते हैं ये काफ़ी स्मूथ और शाइनिंग सरफेस प्रोवाइड करते हैं। बात करें ग्लास के टाइप्स की तो ग्लास आपके पूरे 10 तरह के होते हैं। पहला कलर्ड ग्लास, यानी कि आपको कहीं भी कलरफुल ग्लास लगाना है वहाँ उसका यूज आप कर सकते हैं। सेकेंड वन बुलेट प्रूफ ग्लास, इसे सैंडविच प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, यानी एक के ऊपर एक ग्लास रख करके और उसको दबा करके। ये जो बुलेट प्रूफ ग्लास होती हैं ये काफ़ी बड़े बड़े लोगों और बड़े बड़े जगहों की सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए या फिर कोई अमीर आदमी हुए, आजकल बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी आ रही हैं तो वो उनके ग्लासेस भी बुलेट प्रूफ होते हैं। थर्ड वन ऑप्टिकल ग्लास, इनका यूज लेंसेज की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। चौथा फ्रॉस्टेड ग्लास, इस ग्लास के थ्रू केवल लाइट पास हो सकती है। पांचवा इनेमल्ड ग्लास, इनेमल्ड ग्लास का यूज हम लोग गिफ्ट आइटम्स और लैंप्स को बनाने में करते हैं। सेफ्टी ग्लास का यूज हम लोग बस, ट्रक, विंडोज इन सब में करते हैं। एनीलिंग ग्लास, एनीलिंग क्या है, एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, वहाँ पर इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वन क्राउन ग्लास, ये काफ़ी कमज़ोर होता है और इसका यूज हम लोग ग्लास वेसल्स, बॉटल्स, ग्लास शीट्स इन सबको बनाने में करते हैं। बात करें अगर यूवी वॉयलेट रेंज ग्लास की, इनका यूज हम लोग हॉस्पिटल विंडोज में करते हैं। और बोरोसिलिकेट ग्लास काफ़ी महंगी होती है और इनका यूज हम लोग हेलमेट्स, कॉस्टली ग्लास, रम बोटल्स इन सबको बनाने में करते हैं। बात करें अगर कि कंस्ट्रक्शन वर्क्स में हमारे ग्लास की कौन कौन से एडवांटेज हैं, तो सबसे पहला है विंडोज एंड ग्लेजिंग, यानी कि विंडो और ग्लेजिंग यानी कि जहाँ पे शीशे लगाया जाता है वहाँ पर इनका यूज किया जाता है। फेसेट्स यानी कि जो सामने से दिखते हैं,
आपने कई सारे आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स में देखे होंगे कि केवल शीशे के आपके मकान दिख रहे हैं, तो वो फेसेट्स और कुशन वॉल्स इनमें इसका यूज किया जाता है। पार्टीशन और इंटीरियर वॉल्स में भी इनका यूज किया जाता है। डोर्स हुए, स्काईलाइट्स हुए, यहाँ पर भी ग्लास का यूज किया जाता है। साथ ही साथ बालकनियों में इसका यूज किया जाता है। आपने कई जगह, कई वीडियोज में, कई शॉर्ट्स में देखा होगा कि सीढ़ियाँ ही शीशे की बन रही हैं, वहाँ पर भी इनका यूज किया जाता है। फ्लोरिंग वर्क और पेवमेंट ब्लॉक्स में भी इनका यूज किया जाता है। और साथ ही साथ जो हमारे ग्रीन हाउस एंड एट्रियम्स होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि कई जगह ग्लास का स्ट्रक्चर बना करके उसके अंदर बागवानी की जा रही है, वहाँ पर इनका यूज किया जाता है। अब हमारा यहाँ पर ग्लास का लास्ट के 2 टॉपिक्स बचे हैं। पहला, एडवांटेज क्या क्या है ग्लास के कंस्ट्रक्शन में। तो जो हमारा ग्लास होता है वो हमें हमारे बिल्डिंग्स में एक मॉडर्न, एलिगेंट और स्टैक अपीयरेंस देता है, जो कि हमारे बिल्डिंग्स को देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हाँ किसी रईस घर से हैं। नेक्स्ट वन, ये जो आपका ग्लास है वो आर्टिफिशियल लाइटिंग को रिड्यूस करने का काम करता है, यानी कि आप जो भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप लाइट ले रहे हैं वो उसको रिड्यूस कर देगा ग्लास। थर्ड वन, इनहेंस ओपननेस एंड विजिबिलिटी, यानी कि ग्लास के लगने से क्या होता है कि हमें ये ऐसा आभास होता है कि हाँ जो हमारा जगह वो काफ़ी खुला है और हम काफ़ी दूर तक ग्लास अगर लगाए तो उसमें हम देख सकते हैं बिना किसी बाधा के। नेक्स्ट वन, वेदरिंग रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो ग्लास होता है वो बारिश, विंड, इन सब से बचाने का काम करता है हमारे अंदर के कंपोनेंट्स को। नेक्स्ट वन, अवेलेबिलिटी ऑफ वैरायटीज, यानी कि जो ग्लास आते हैं वो कई प्रकार की वैरायटीज में आते हैं, जो कि आपके बजट के हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, किसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, क्योंकि जितने भी एडवांटेज होते हैं उन सब का कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है। ये जो आपका ग्लास है अगर वो टूट जाए या फिर बिखर जाए जब उस पर इम्पैक्ट लोडिंग लगाया जाता है, यानी कि अगर आपने गलती से इस पर टच कर दिया तो वह बिखर सकता है, टूट सकता है। नेक्स्ट वन, जो आपका क्वालिटी का ग्लास होता है, यानी कि जो एकदम अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। थर्ड वन, कि जो आपका ग्लास होता है अगर वो एक ही लेयर में, सिंगल लेयर में, तो वह थर्मल और नॉइज इंसुलेशन काफ़ी मिनिमम प्रोवाइड करता है। फोर्थ वन इज कि जो आपके ब्रोकन ग्लास होते हैं, टूटे हुए ग्लास, वो इंजरी का कारण बन जाते हैं, और जो हैवी ग्लास पैनल्स होते हैं उनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर आपका ग्लास का टॉपिक खत्म होता है। अब बात करें इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल्स वे मटेरियल्स होते हैं जो कि एनर्जी के फ्लो को रजिस्ट करने का काम करते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल्स वे मटेरियल्स होते हैं जो कि एनर्जी के फ्लो को रजिस्ट करने का काम करते हैं, यानी कि आपकी एनर्जी जिस फॉर्म में फ्लो हो रही है वो उस फॉर्म में फ्लो नहीं होगी। इसमें 3 तरह के मटेरियल्स आते हैं मेनली बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस। सबसे पहला, थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो कि हीट को जाने से रोकते हैं। सेकेंड वन, साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो कि साउंड के ट्रांसमिशन को उसको रोकते हैं। एंड थर्ड वन, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल्स। तो हमारे सिलेबस में ये केवल 2 हैं, पहला थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल्स और दूसरा साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स। थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल्स वे मटेरियल्स होते हैं जो कि हीट के फ्लो को रजिस्ट करने का काम करते हैं। हीट का फ्लो आपको 3 तरह से होता है। हीट का फ्लो इस यूनिवर्स में 3 तरह से होता है। सबसे पहला कंडक्शन के थ्रू, सबसे पहला कंडक्शन जिसमें हीट का फ्लो सॉलिड्स के थ्रू होता है। सॉलिड्स के थ्रू जो भी हीट का फ्लो हो रहा है उसे हम लोग कंडक्शन कहते हैं। फ्लूइड्स के थ्रू जो भी हीट का फ्लो होता है उसे हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। और इसके साथ साथ जब किसी हीटेड सरफेस से इंफ्रारेड हीट जनरेट होती है तो उसे ही हम लोग कहते हैं रेडिएशन। अब थर्मल इंसुलेटर्स किस प्रकार से रिड्यूस करते हैं? कंडक्शन को रिड्यूस करते हैं क्योंकि उनकी थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी लो होती है। कन्वेक्शन को रिड्यूस करते हैं फ्लूइड पार्टिकल्स को अपने पोर्स में या फिर बबल्स में ट्रैप करके। और थर्ड वन, रेडिएशन को रिड्यूस करते हैं बाय रिफ्लेक्टिंग रेडिएंट हीट। रेडिएंट हीट को रिफ्लेक्ट करके ये रेडिएशन को रिड्यूस करने का काम करते हैं। और इसका एग्जांपल बोले तो
एल्यूमिनियम फॉयल। इसीलिए आपने देखा होगा कि रेडिएशन वाली जगह पे जाने से पहले लोग एल्यूमिनियम की फॉयल पहनते हैं। इसके साथ साथ आपको खाना अगर गर्म रखना हो, आपकी माताजी ने देखा होगा, आपने देखा होगा कि आपकी माताजी क्या करती थी कि एल्यूमिनियम के फॉयल में खाना लपेट करके देती थी, जिससे कि खाना आपका गर्म रहे मैक्सिमम टाइम तक। भले ही वो बाद में थोड़ा सा ठंडा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं रहता था कि ठंडा होकर के एकदम जो है वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। बात करें टाइप्स ऑफ थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल्स की, तो आपके सिलेबस में जो मेंशन्ड है सबसे पहला उसमें ग्लास वूल। ग्लास वूल क्या होता है? ये स्पिनिंग मोल्डन ग्लास को फाइबर फॉर्म में कन्वर्ट करने से बनता है। इसमें टिनी एयर पॉकेट्स होती हैं, इन फाइबर के बीच छोटी छोटी एयर पॉकेट्स होती हैं जो कि इन हीट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो 0.035 से 0.045 के रेंज में होती है। ये काफ़ी अच्छा थर्मल और साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी देती हैं। इसके साथ साथ ये हल्की होती हैं और फ्लेक्सिबल भी होती हैं। इनके अंदर फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी भी होती है और साथ ही साथ ये वॉल, रूफ, HVAC सिस्टम, इंडस्ट्रियल एरियाज में भी यूज की जा सकती हैं। बात करें रुक वॉल की। रुक वॉल क्या होता है? ये एक वॉल्केनिक रॉक से मिल करके बना होता है, जो कि जब वॉल्केनिक रॉक मेल्ट होकर के फाइबर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो उससे वो रॉक वूल बनता है। ये काफ़ी डेंस होता है, फाइब्रस होता है और इसमें हीट रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.033 से 0.045 के बीच लाई करती है और यह फायर प्रूफ भी होता है, लेकिन केवल 100 डिग्री सेल्सियस तक। इसकी काफ़ी अच्छी साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है और साथ ही साथ यह काफ़ी अच्छे तरीके से वाटर को भी रिपेल कर देता है। इसका यूज पावर प्लांट्स, फायर प्रूफिंग वॉल्स और उसकी सीलिंग्स में किया जाता है। बात करें थर्माकोल की। थर्माकोल को हम लोग एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन या फिर EPS भी कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में आया थर्माकोल या फिर एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन या फिर EPS, इन तीनों में से कोई भी आए तो आप इसे ही लिखेंगे। ये एक लाइट वेट फोम होती है जो कि पॉलीस्टाइरीन बीड से मिलकर के बनी होती है। ये अपने क्लोज्ड सेल स्ट्रक्चर में लगभग 90 से 95% एयर को कैद कर लेती है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी इस रेंज में होती है। यह हल्का और सस्ता होता है। इसे हम लोग आसानी से काट करके किसी भी शेप में दे सकते हैं और इसका यूज हम लोग पैकिंग इंसुलेशन, कोल्ड स्टोरेज रूम्स, इंसुलेटेड वॉल पैनल्स में हम लोग इसका यूज करते हैं। बात करें पॉलीयूरेथीन फोम की, इसे हम लोग PU फोम भी कहते हैं। ये एक प्रकार की सिंथेटिक फोम होती है जो कि क्लोज्ड सेल स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिसके अंदर गैस फिल होते हैं। इसके थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू 0.022 से 0.030 होती है। इसका यूज हम लोग रेफ्रिजरेटर वॉल्स, थर्मल पैनल्स और बिल्डिंग के स्प्रे इंसुलेशन में करते हैं। बात करें कॉर्क की, तो कॉर्क क्या होता है? एक नेचुरल मटेरियल होता है जो कि कॉर्क ओक ट्री के छाल से, बर्क से निकाला जाता है। ये इसमें क्या कंपोज होते हैं? स्केल्ड एयरफिल्ड सेल्स। ये स्केल्ड एयरफिल्ड सेल से मिलकर के बना होता है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी लगभग 0.040 के आसपास होती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये इको फ्रेंडली होता है और साथ ही साथ बायोडिग्रेडेबल होता है। इसका यूज हम लोग फ्लोरिंग और वॉल इंसुलेशन और साउंड इंसुलेशन में हम लोग करते हैं। बात करें पेरलाइट एंड वर्मिकुलाइट, ये आपके थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल्स का लास्ट टाइप है, जिसमें ये क्या होता है? ये नेचुरल ऑकरिंग वॉल्केनिक मटेरियल होता है जो कि एक्सपैंड होता है जब इसे गर्म किया जाता है। इसमें लाइट वेट ग्रैनुअल्स होते हैं जिनमें एयर ट्रैप होती है। इनकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू 0.04 से 0.06 होती है। ये फायर प्रूफ एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं। इनका यूज हम लोग कैविटी वॉल में फिलर मटेरियल के रूप में करते हैं, फायर प्रूफिंग में करते हैं और साथ ही साथ कंक्रीट इंसुलेशन में हम लोग इनका यूज करते हैं।
बात करें अगर थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल्स के डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ की, कौन कौन सी उनमें प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो सबसे पहला उसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी कम होनी चाहिए, वो हल्का होना चाहिए, आग से उसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए या फिर ये बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, उसके ऊपर मॉइस्चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अधिक होनी चाहिए और साथ ही साथ वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। बात करें इसके एप्लीकेशंस की, कहाँ कहाँ पर ये यूज किए जाते हैं, तो बिल्डिंग इंसुलेशन में ये वॉल, रूफ और फ्लोर्स में यूज किए जाते हैं, HVAC सिस्टम्स में यूज किए जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज एंड रेफ्रिजरेशन में इनका यूज किया जाता है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जैसे कि बॉयलर्स हुआ, टैंक हुआ, पाइप हुआ, इन सब जगह पे इसका यूज किया जाता है और साथ ही साथ थर्मल कंटेनर्स और वेसल्स में भी इनका यूज किया जाता है। बात करें साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स की, तो साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स वे मटेरियल्स होते हैं जो कि साउंड के ट्रांसमिशन को रिड्यूस कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। बात करें अगर इनके टाइप्स की, तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनमें सबसे पहला है मास लोडेड विनाइल या फिर MLV। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी हाई होती है और ये सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं। ये साउंड को ब्लॉक करते हैं मास को ऐड करके, तभी इनका नाम है मास लोडेड। ये काफ़ी पतले होते हैं लेकिन बहुत हैवी होते हैं, इनका इंस्टॉलेशन काफ़ी आसान होता है और इनके यूज़ की बात करें तो ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, वॉल्स में, सीलिंग्स में, डक्ट्स में। बात करें दूसरे मटेरियल फाइबर ग्लास इंसुलेशन की, तो ये फाइन ग्लास फाइबर्स होते हैं जो कि थिक मैट में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। ये साउंड एनर्जी को वॉल कैविटीज़ के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये फायर रेजिस्टेंट होते हैं और इनका यूज ड्राई वॉल पार्टीशन, सीलिंग्स और HVAC डक्ट्स में किया जाता है। बात करें मिनरल वूल की, मिनरल वूल इसे हम लोग रॉक वूल या फिर स्टोन वूल भी कहते हैं। ये मोल्टन रॉक या फिर इंडस्ट्रियल स्लैग को फाइबर्स में कन्वर्ट करने पर प्राप्त होती हैं। ये काफ़ी डेंस होती हैं और एक फाइबरस स्ट्रक्चर होती हैं। ये फायर रेजिस्टेंस और वाटर रिपेलेंट भी होती हैं। ये हाई परफॉर्मेंस एकॉस्टिक वॉल्स और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इनका यूज किया जाता है। बात करें एकॉस्टिक फोम्स की, तो जो एकॉस्टिक फोम्स होते हैं वो पॉलीयूरेथीन बेस्ड ओपन सेल फोम होती हैं। ये मीडियम से हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, साथ ही साथ ये हल्की होती हैं और इसका मेन यूज हम लोग रूम एकॉस्टिक को कंट्रोल करने में करते हैं। इनका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है एप्लीकेशन, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, पॉडकास्ट रूम्स में और होम थिएटर्स में इनका यूज किया जाता है। बात करें रेजिलिएंट चैनल्स की, तो ये पतले मेटल स्ट्रिप्स होते हैं जो कि ड्राई वॉल और स्टड्स के बीच में माउंट किए जाते हैं। ये एयर गैप को क्रिएट करते हैं और वाइब्रेशन ट्रांसमिशन को रिड्यूस करने का काम करते हैं। ये साउंड प्रूफिंग वॉल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं और साथ ही साथ ये होम थिएटर्स और स्टूडियोज़ में इनका यूज किया जाता है। बात करें कि साउंड प्रूफिंग मटेरियल्स की कौन कौन सी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो सबसे पहला कि ये इनका डेंसिटी या फिर मास वो काफ़ी हैवी होना चाहिए ताकि वो साउंड की ट्रांसमिशन को एब्जॉर्ब कर सके। इनका साउंड ट्रांसमिशन क्लास यानी STC लो होना चाहिए। ये एक तरह का पैरीमीटर है जो साउंड प्रूफिंग मटेरियल्स कौन सा बेस्ट है उसको निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इनकी पोरोसिटी अधिक होनी चाहिए और ये फाइब्रस स्ट्रक्चर होने चाहिए। ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस को सोख लेने का काम करने चाहिए, एब्जॉर्ब करने का। ये एयर टाइट होने चाहिए, इनमें आग लगने पर नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मॉइस्चर से भी रेजिस्टेंस होनी चाहिए और इनकी ड्यूरेबिलिटी और लॉन्गेटिविटी दोनों हाई होनी चाहिए। बात करें एप्लीकेशंस की साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स के, तो इनका यूज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में किया जाता है, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में किया जाता है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो और म्यूजिक रूम्स में किया जाता है, इंडस्ट्रियल एस्थेटिक्स में किया जाता है, ऑटोमोटिव्स में किए जाते हैं, ऑडिटोरियम्स में किया जाता है। इसके साथ साथ एयरपोर्ट्स और ट्रेन स्टेशंस में किया जाता है और साथ ही साथ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में भी इसका यूज किया जाता है। बात करें सप्लीमेंट्री सीमेंटियस मटेरियल की, तो इसमें सबसे पहला आपका आता है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश क्या होता है, ये एक फाइन पाउडरी वाई प्रोडक्ट होता है जो कि थर्मल पावर प्लांट में कोल को जलाने पर प्राप्त होता है।
बात करें इसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ की तो ये लाइट से डार्क ग्रे कलर होता है, ये काफ़ी फाइन होता है जो कि इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। यह इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.1 से 2.6 के बीच पाई जाती है। इसका शेप स्फेरिकल होता है। इसके पार्टिकल्स का शेप, इसकी बल्क डेंसिटी 800 से 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच वेरी करती है और यह सेटिंग टाइम को डिक्रीज कर देता है। बात करें इसके क्या कंट्रीब्यूशन है कंक्रीट की स्ट्रेंथ में, तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके CSH जेल फॉर्म करता है जो कि कंक्रीट को स्ट्रेंथ देने में एक मेन कंपोनेंट है। यह लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा यह ड्यूरेबिलिटी को इन्हेंस करता है, यह वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ हीट ऑफ हाइड्रेशन को डिक्रीज करता है। बात करें GGBS की, ये क्या है? ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ये क्या होता है? ये स्लैग इंडस्ट्री का एक बाई प्रोडक्ट होता है। ये ऑफ वाइट से पेल ग्रे इन कलर होता है। इसकी फाइननेस अधिक होती है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.8 से 3 के बीच लाई करती है। ये एंगुलर टू इरेगुलर शेप होता है इसकी पार्टिकल्स, और ये इनिशियल सेटिंग को इंक्रीज करने का काम करता है। बात करें स्ट्रेंथ में ये किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करता है, तो ये CSH जेल को फॉर्म करता है जो कि कंक्रीट को स्ट्रेंथ देने में एक मेन कंपोनेंट है। यह लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ हीट ऑफ हाइड्रेशन को डिक्रीज करता है। यह केमिकल अटैक के प्रति रेजिस्टेंस को यह इंक्रीज करता है। बात करें सिलिका फ्यूम की, सिलिका फ्यूम कलेक्ट किया जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ सिलिकॉन या फिर फेरोसिलिकॉन एलॉय इन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये एक्सट्रीमली फाइन होता है जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। इसके अलावा यह काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया घेर लेता है एक निश्चित वॉल्यूम में एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टिकल्स। इसका जो कलर होता है वो ग्रे से डार्क ग्रे होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्फेरिकल से स्फेरिकल होते हैं और एमॉर्फस होते हैं, यानी नॉन क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स होते हैं। इसकी स्ट्रॉन्ग पोजोलॉनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बात करें इसके कंट्रीब्यूशन की तो यह CSH जेल को फॉर्म करता है जो कि कंक्रीट के लिए एक स्ट्रेंथ के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है एंड परमीबिलिटी काफ़ी लो होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स काफ़ी अल्ट्रा फाइन होते हैं। ये अर्ली एज स्ट्रेंथ, लॉन्ग टर्म कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और इसके साथ साथ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करने का काम करता है। बात करें अगर मॉडर्न मटेरियल्स की तो इसमें सबसे पहला आता है ग्लास कंपोजिट्स। ग्लास कंपोजिट्स क्या होते हैं? ये ग्लास फाइबर होते हैं जो कि एक रेजिन मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं जो कि जनरली होता है पॉलीमर बेस्ड। बात करें अगर इसके प्रॉपर्टीज़ की तो ये स्ट्रॉन्ग होता है और हल्का होता है। ये वेदर और केमिकल रेजिस्टेंस होता है। ये टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी अधिक होती है और साथ ही साथ यह आर्टिफिशियल लाइट की नीड को कंट्रोल करता है क्योंकि यह स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए लाइट को पेनिट्रेट करने में मदद करता है। बात करें अगर इसके एडवांटेज की तो इसके लिए काफ़ी कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। यह इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए काफ़ी आइडियल है। इसे हम लोग डिफरेंशिएशन साइज में मोल्ड कर सकते हैं और साथ ही साथ यह केमिकल और UV एक्सपोजर को भी यह झेल सकता है। बात करें एप्लीकेशन ऑफ ग्लास कंपोजिट्स की तो ये बिल्डिंग फेसेट्स और इंटीरियर सरफेस में यूज किया जाता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी और लोड बियरिंग कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की हाई हो जाती है। इसके साथ ही साथ यह कोरोजन रेजिस्टेंट रेनफोर्समेंट अल्टरनेटिव के रूप में यूज किया जाता है। इसके साथ साथ यह एनर्जी एफिशिएंसी और एस्थेटिक वैल्यू को इंक्रीज करने का काम करता है। बात करें प्लास्टिक कंपोजिट्स की तो प्लास्टिक कंपोजिट्स प्लास्टिक को रेनफोर्सिंग मटेरियल के साथ कंबाइन करने पर प्राप्त होते हैं। इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसे हम आसानी से हैंडल और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसकी वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी, कोरोजन और डिग्रेडेशन के प्रति कैपेसिटी और वेदर रेजिस्टेंस इसकी काफ़ी हाई होती है। बात करें इसके एडवांटेज की तो इसका इंस्टॉलेशन काफ़ी इजी है। इसका लाइफ स्पान काफ़ी लॉन्ग है। यह टर्माइट्स और रॉट्स के थ्रू रजिस्ट करता है और यह
किसी भी मेंटेनेंस के लिए इसकी नीड नहीं होती है। बात करें इसके एप्लीकेशंस की, तो इसका एप्लीकेशन वॉल पैनल्स में, रूफिंग शीट्स में, प्लम्बिंग पाइप्स और फिटिंग्स में, डेकोरेटिव फैसेट्स में और साथ साथ मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट्स में इसका एप्लीकेशन किया जाता है। अगर बात करें प्लाईवुड क्या होता है, तो प्लाईवुड पतली पतली वीनर्स को एक दूसरे के राइट एंगल्स पर रखते हुए प्लेस करके ग्लू किया जाता है, तब उससे बनता है। अगर बात करें इसके प्रॉपर्टी की, तो इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग होती है, यह श्रिंकेज को रजिस्ट करता है, यह हल्का होता है और साथ ही साथ कई सारी वैरायटीज़ में प्राप्त होता है। बात करें अगर एप्लीकेशन ऑफ प्लाईवुड की, कि प्लाईवुड के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। वॉल पैनलिंग में किया जाता है, रूफ और फ्लोर डेकिंग में किया जाता है, साथ ही साथ पार्टीशन एंड फॉल सीलिंग में किया जाता है, पैकिंग और क्रेट्स में इसका यूज किया जाता है। बात करें एडवांटेज ऑफ लैमिनेट्स की, लैमिनेट्स की क्या क्या एडवांटेज हैं, तो यह नेचुरल वुड का एक चीपर अल्टरनेटिव है। ये नंबर ऑफ डिजाइंस और वैरायटीज़ में आता है, जिसकी वजह से लोग इसे अपने अकॉर्डिंग जो है पसंद कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, इसे हम लोग आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और यह टर्माइट और केमिकल के प्रति रेजिस्टेंट होता है। बात करें अगर लैमिनेट्स के एप्लीकेशंस की, तो यह फर्नीचर सरफेसिंग में इसका यूज किया जाता है, वॉल पैनलिंग में इसका यूज किया जाता है, काउंटर टॉप्स में इसका यूज किया जाता है, डोर्स और पार्टीशंस में इसका यूज किया जाता है, साथ ही साथ फ्लोरिंग में इसका यूज किया जाता है। बात करें अगर वॉल और रूफ पैनल के एडवांटेज की, तो यह कंस्ट्रक्शन को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा देता है। इसके लिए मिनिमम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, यह HVAC लोड को रिड्यूस करता है। यह डिफरेंट वैरायटीज़ में अवेलेबल होता है, जिससे यूजर जो होता है वो अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही यह ड्यूरेबल होता है और यह काफ़ी लंबे समय तक चलता है। बात करें इसके एप्लीकेशंस की, तो यह एक्सटीरियर वॉल क्लैडिंग में इसको अप्लाई किया जा सकता है, इंटीरियर वॉल पार्टीशंस में इसका यूज किया जाता है, इसका यूज रूफ कवरिंग्स में किया जाता है, साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज और क्लीन रूम्स में इसका यूज किया जाता है और इसके साथ यह मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। बात करें अगर इंट्रोडक्शन टू नॉइज बैरियर मटेरियल्स फॉर ब्रिजेस की, तो इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं इसके लिए, तो कंक्रीट पैनल्स, मेटल पैनल्स, ट्रांसपोर्ट पैनल्स, वुडन बैरियर्स, कंपोजिट या एब्जॉर्प्टिव बैरियर्स, वेजिटेटिव नॉइज बैरियर्स और इसके अलावा रबर बेस्ड नॉइज बैरियर्स का यूज इसके लिए किया जाता है। बात करें इनके प्रॉपर्टीज़ की, तो ये बेस्ड ऑन मटेरियल या तो ये रिफ्लेक्टिव होती हैं या फिर ये एब्जॉर्बिंग होती हैं। ये वेदर रेजिस्टेंस होती हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी हाई होती है और ये काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। ये नेचुरल लाइटिंग को मेंटेन करती हैं और ये स्टेबल होती हैं। बात करें इसके एडवांटेज की, तो यह रोड के नॉइज़ के इम्पैक्ट को प्रोटेक्ट होने से प्रोटेक्ट करता है। रोड का जो भी नॉइज़ इम्पैक्ट होता है उससे हम लोग को बचाता है, यह कंफर्ट को इन्हेंस करता है। इसके अलावा ड्राइवर के डिस्ट्रैक्शन को ये रिड्यूस करने का काम करता है। इसके लिए लो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं बात करें इसके एप्लीकेशंस की, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, तो इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है हाईवे एंड फ्लाईओवर ब्रिजेस में। अर्बन रेजिडेंशियल जोन के पास जो भी अर्बन फ्लाईओवर होते हैं वहाँ पर इनका यूज किया जाता है। रेल ओवर ब्रिज प्रोजेक्ट्स में इनका यूज किया जाता है। साथ ही साथ ब्रिजेस के पास जो भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ पर इसका यूज किया जाता है और इसके अलावा इको सेंसिटिव या फिर हॉस्पिटल एरियाज में इसका यूज किया जाता है। तो इसके साथ आपका यूनिट 2 समाप्त होता है और इसको अंत तक देखिए। कल आपका यूनिट 3 आएगा और अगर टाइम बचा तो यूनिट 4 एंड यूनिट 5 भी ले आएंगे, वरना जो भी यूनिट 4 एंड यूनिट 5 के वन शॉट पड़े हुए हैं आप उन्हें देख लीजिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।